गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग शुभम कुमार, हर्षित पाल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जरीन खान, जरीन, शुभम कुमार, तनिष्क पांडे, राधे राधे तनिष्क, अरुण कश्यप, बढ़िया है सर। बढ़िया यार, अच्छा बढ़िया ही होना चाहिए यार सबको, एकदम मस्त रहो, ठीक है। शालिनी सचान, राधे राधे। राधे राधे शालिनी। गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग कशिका। नीतू गुड इवनिंग। सृष्टि गुड इवनिंग सृष्टि। सो करण, राधे राधे। अभी तो यार इस टाइम पे मतलब होने लगी भाई, समर्स आ गई हैं, अच्छे से आ गई हैं। आज दोपहर में थोड़ा सा बाहर गया था, बहुत तेज लू चल रही है इस समय तो, खतरनाक लू चल रही है। सर जी आपका आशीर्वाद है। नहीं 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 नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं है यार, बस प्यार है छोटों का, और कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है यार। गुड इवनिंग, ओके। अभिषेक आर्या, गुड इवनिंग अभिषेक। अंशुका राव, अनुष्का राव, सॉरी। ओके सो कैसे हैं आप लोग? क्या मतलब क्या रहता है इसमें? कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो भाई? कुछ पढ़ाई वढ़ाई, पढ़ाई से तो क्या ही होगा, इतनी पढ़ाई कर ली। पहले घर वाले बोलते थे कि टेंथ कर लो अच्छे से, टेंथ ही है जो सब कुछ है। फिर बोलने लगे कि ट्वेल्थ है सब कुछ। एक बार ट्वेल्थ कर लिया तो सब कुछ हो गया। अब बीटेक आ गया देखो। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि पढ़ लो। ये सर कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, तो हो रहा है भाई, किसी का प्लेसमेंट हुआ इस बीच में? क्योंकि टाइम तो हो गया ना लोगों की क्लासेस का, 10-20 दिन तो हो ही गए, अप्रॉक्स 20-25 दिन, 25 दिन हो गए। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी क्लास। मीठी गोली है सर ये खाने की। प्लेसमेंट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो पढ़ाई का यार यही सीन है कि वो कभी खत्म नहीं होती, आपकी लाइफ से कभी खत्म नहीं होगी, ये समझ लो। सर अभी कितना टाइम लगेगा? अब तो यार ऊप सब लोग कर ही रहे हैं, और आज हम लोग उससे पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह करेंगे। अभी जल्दी ही ओवर हो जाएगा, अभी इतना नहीं है, ठीक है। पोस्ट करिकुलम के हिसाब से। गुरु जी क्या करें, लाइफ इज स्ट्रगल बट एक्सपेंसिव इन नॉलेज। एक्सपेंसिव इन नॉलेज, ओके। यस सर जरीन, यस सर हुआ, बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती हैं, स्टार्टअप्स एमएनसी फ्रेशर को हायर नहीं कर रही हैं। एग्जैक्टली सही करो भाई। अभी हायरिंग थोड़ा सा फ्रीज कर रखी है पिछले 1 साल से कंपनियों ने। तुम लोग ना ये थोड़ा गलत टाइम पे फंस गए हो, पता है। तुमसे जो 2 साल भी पहले लोग हैं ना, 2-2 साल, कुछ नहीं आता। मतलब लिटरली इनको कुछ नहीं आता है। और सब प्लेस्ड है, सब प्लेस्ड है, इंफोसिस में, टीसीएस में, विप्रो में, सब में नौकरी कर रहे हैं। और तुम लोग थोड़ा सा मतलब गलत टाइम पे आ गए, मतलब यार थोड़ा सा। कोविड के बाद देखा था कैसे जॉब्स एकदम बढ़ी थी। सबका पैकेज डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, सबके पैकेज बढ़े हैं कोविड के बाद। इवन मेरे टाइम पे भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा था। जब मैं 2018 पे जब मैं प्लेस्ड हुआ हूँ, तो मेरे टाइम पे प्लेसमेंट अच्छा था यार। उस टाइम पे तो मतलब हर बच्चे के पास में 2-2 3-3 ऑफर होते थे। मेरे पास, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 3 ऑफर मेरे पास में खुद थे। लेकिन अब इस समय मैं जिससे देख रहा हूँ ना, मतलब 30% लोग ही हैं जिनके पास जॉब है। 30 या 40, बस इतने ही लोग ही हैं। और सर कल क्या करवाए थे बता दीजिए। कल क्या कराए थे? कुछ नहीं कराए थे यार। कल तो बस मजे हुए थे, मजे मजे ही मजे थे यार। सर व्हाट एक्चुअली डू अ डेटा एनालिस्ट इन इंडस्ट्री, प्लीज गिव ए जनरल एग्जांपल। बेटा डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि आपकी बिजनेस की जो भी स्ट्रेटजीज होंगी, वो सब डेटा एनालिटिक्स के थ्रू ही होती हैं। आपका जितना भी डेटा होता है किसी भी कंपनी का, किसी अलग कंपनी का, उन कंपनी के डेटा के बेसिस पे आप चार्ट बनाते हो, ग्राफ बनाते हो, जो कि आपके मैनेजर्स को या आपके क्लाइंट को आसानी से समझ में आ सके। और वो क्लाइंट को आप प्रेजेंटेशन देते हैं, पीपीटी प्रेजेंट करते हैं कि देखिए आपका डेटा ये कह रहा है, हमें इन इन फील्ड्स में फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है सर। ईसीई वालों के लिए सर यस सर, इस टाइम एक भी एमएनसी नहीं आई। लास्ट ईयर एसेंचर, विप्रो और काफी कंपनी आ गई थी, इस बार कोई भी नहीं आई। यस एग्जैक्टली जरीन। सर ईसी वालों के लिए, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
सो सर आपने व्हाट्सएप नहीं देखा मेरा? व्हाट्सएप फिर से कर दो यार। फिर से लिख दो मेरा नाम आदर्श है और मैं आदर्शवादी काम ही करता हूँ, तो पक्का सीन हो जाएगा। अरे बहुत से मैसेज आते हैं यार, तो हो सकता है कि बीच में से मैंने कोई देखा हो और तुम्हारा थोड़ा नीचे रह गया हो और उसके बाद नए डंप आते रहते हो, तो ऊपर की तरफ आदमी जनरली देखता है। हो सकता है कहीं पे हो तो मुझे मैसेज कर देना किस रिगार्डिंग तुम्हें जो भी हो, मैं आपको देख लूंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ आज व्हाट्सएप। ठीक है, चलो भाई। आज की अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। क्लास स्टार्ट किया जाए, क्या कहते हो? राम राम लक्ष्य चौधरी, राम राम भाई। शगुन पराशर, गुड इवनिंग शगुन। शगुन देखो 5-10 मिनट लेट आता है कि भाई 10 मिनट तो केवल सब लोग ज्वाइन करेंगे, तो मैं 10 मिनट बाद ही ज्वाइन करूंगा, क्यों शगुन? चलो भाई, शुभम कुमार क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्या कहते हो आप सभी लोग? करण कुमार मंडल, बैकएंड डेवलपर का मेरा इंटरव्यू लगा है सर, कुछ क्वेश्चंस बता दो। आप बताइए, टेक्नोलॉजी बताओ बेटा, कौन सी टेक्नोलॉजी है? कौन सी टेक्नोलॉजी है ये बताइए, किस टेक्नोलॉजी में आपका इंटरव्यू लगा हुआ है बैकएंड डेवलपर का? जावा स्क्रिप्ट एंड पाइथन? क्या नोड जेएस पे है क्या? नोड जेएस जावा स्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड में यूज कर रहे होगे, तो फिर तुम रिएक्ट जेएस कर रहे होगे और पाइथन बैकएंड पे कर रहे होगे। और पाइथन अगर बैकएंड पे कर रहे होगे तो तुमसे फ्रेमवर्क पूछेगा, तो फ्रेमवर्क बताना पड़ेगा तुम्हें, जेंगो है कि क्या है। ठीक है। और अगर फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो पूछेगा कि जेंगो का आर्किटेक्चर बताओ कौन सा होता है, ओआरएम्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें तुमसे पूछी जाएंगी। एंड तुम लोग फ्रेशर हो, बैकएंड फ्रंट एंड के हिसाब से मत देखो, तुम लोग को फ्रेशर के हिसाब से देखो। सर्चिंग सॉर्टिंग के एल्गोरिथम तुमसे पूछी जाएंगी। ठीक है। लिस्ट के और स्ट्रिंग के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। ये सब चीजें देख लेना। बाकी मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा सर ईसी वालों के लिए कुछ बताइए यार। ईसी वाले तो, ईसी तो ऐसा है कि वो कहीं भी चले जाएंगे, हर जगह काम कर सकते हैं। वो सीएस भी उनको आता है, उनको ईसी भी आता है। ईसी तो ऐसा है कि समझो ऑलराउंडर है क्रिकेट का। उनको हार्दिक पांड्या समझो तुम आज के टाइम पे ईसी वालों को। बाइनरी सर्च आता है, दोनों दो सर्च पढ़ लो, दो सर्चिंग की दो सॉर्टिंग की एल्गोरिथम देख लो। नमस्ते दिव्यांशु सर, किस फील्ड में जाएं? फील्ड मैंने बेटा बहुत बार बताया हुआ है कि आप लोग डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा इंजीनियर, क्लाउड डेवलपर और बहुत सी मैंने फील्ड्स आपको बताई हुई हैं। आप जिन जिन फील्ड्स में जा सकते हो, प्रॉपर कोड डेवलपमेंट, वेबटेक, फ्रंट एंड, सबको एक्सप्लेन किया है कि कहाँ कहाँ पे कैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी है। आपसे व्हाट्सएप पे लीड कोड का लिस्ट मांगा था सर, आदर्श प्लीज भेज देना। तुम अभी इंटरव्यू दे दो, फिर मैं भेज दूंगा बेटा तुम्हें। ठीक है? ठीक है, इंटरव्यू दे दो फिर मैं तुम्हें भेजूंगा। ठीक है, देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या है वो टॉपिक देखो। आई होप कि स्क्रीन आपको विजिबल होगी। आई होप सो। दिख रहा है भाई? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, विजिबल है भाई। चलो, तो कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था, क्या क्या हम लोगों ने चीजें करी थी, तो आप एक बार देख लो कि हमने सबसे पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस एक चीज देखी थी। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या था कि एक क्लास ए थी, फिर एक क्लास बी थी। देन क्लास ए और क्लास बी, ये दोनों क्लासेस, क्लास ए जो थी और जो क्लास बी थी, ये दोनों की दोनों क्लासेस क्लास सी के लिए एज ए पेरेंट क्लास यूज हो रही थी। तो इस तरीके के इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। जो क्लास सी का ऑब्जेक्ट था वो क्लास ए और क्लास बी दोनों की फंक्शनैलिटीज को, दोनों के बिहेवियर को, दोनों के मेथड्स को एक्सेस कर सकता था। निधि चौरसिया, यस। यस सर। यस सर, कुछ कहा क्या आपने निधि? यस सर ही दिख रहा मुझे तो। क्या लिखा है? गुड इवनिंग अंशु, गुड इवनिंग। और क्या पूछा है? निधि चौरसिया, यस। जरीन, बट सर अभी तक तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आई है इसी वालों के लिए। यार अब तुम कॉलेज के भरोसे मत बैठो बेटा। अप्रैल निकल गया, कॉलेज के भरोसे मत बैठो। जितने भी सीनियर्स को जानते हो, जिसको जिसको जानते हो, सबको एक सबसे पहली चीज तो बहुत अच्छी सी रिज्यूमे बना लो। तुम लोगों के साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम लोग रिज्यूमे नहीं बनाना जानते हो। लिंक्डइन से फॉर्मेट उठाओ।
उसके बाद में तुम यूट्यूब से फॉर्मेट उठाओ, और हर रिज्यूमे का एक एटीएस स्कोर होता है, उसको ऑनलाइन जाके उसका एटीएस स्कोर चेक करो। आपका मोटिव होना चाहिए कि आपका एटीएस स्कोर किसी भी कंडीशन में 85 के ऊपर होगा। अगर 85 से ऊपर है, आदर्श को देखो बनाना आता है, ठीक है भाई, तो नहीं बनाना आता है वो बात है भाई, लेकिन अच्छा रिज्यूमे बनाना जरूरी है, क्योंकि आजकल रिज्यूमे जो सॉर्टिंग हो रही है वो एआई बेस्ड सॉर्टिंग होती है। और एआई बेस्ड सॉर्टिंग में तुम अगर बेसिक से रिज्यूमे बनाओगे तो वो सॉर्ट ही नहीं करेगा। सर वो कहाँ से बनाए, आपको मैं बता रहा हूँ ना कि आप लिंक्डइन से फॉर्मेट उठा लो, बहुत से ऑनलाइन रिज्यूमे बनाने के फॉर्मेट भी पड़े हुए हैं। एक दो सैंपल रिज्यूमे उठाओ, अच्छे अच्छे सैंपल रिज्यूमे उठाओ, लिंक्डइन से उठा लो जिनका एटीएस स्कोर काफी हाई हो, और वो बनाओ। और 90 प्लस अगर तुम्हारा एटीएस है, तो देखो आदर्श कह रहे हैं कि यूज करो कैनवा को, यूज करो, ठीक है सर, वो कहाँ से, फॉर एडिटिंग। अच्छा रिज्यूमे बनाओ यार। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी उसके ऊपर रिज्यूमे के ऊपर फोटो लगा देते हैं, फोटो लगाओ, अगर अच्छी फोटो हो तो लगाओ, अगर फोटो अच्छी नहीं है तो फिर क्यों लगाते हो। अगर फोटो अच्छी नहीं है तो मत लगाओ, ठीक है। पता चला कि तुमने अपनी फोटो लगा दी, और लड़के तो खास करके अपनी फोटो मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारी तो फोटो देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं लोग कि नहीं हटाओ रहने दो। तो फोटो लगा के नुकसान ही होना है तुम्हें। सर प्रीवियस क्लास वीडियो कहाँ मिलेगा, अरे सब मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिलेगा, देखो भाई। तो और आप लोग क्या करते हो कि अपने इंस्टाग्राम का और अपने ट्विटर का लिंक उसमें शेयर करते हो, क्या जरूरत है तुम्हारे इंस्टाग्राम और ट्विटर का। मैंने कुछ लोगों को देखा भाई, इन सब ये सब चीजें मत करो, इंस्टाग्राम ट्विटर। सर नहीं नहीं, कोई इंसल्ट नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ यार, मतलब सिनो तुम लोग रिज्यूमे अच्छा नहीं बनाते हो, मुझे देख के लगता है कि तुम थोड़ा लैग कर रहे हो। अच्छे रिज्यूमे बनाओ यार। और केवल झूठ बोलना है, केवल झूठ बोलना है, तुम बोलो कि मैं बहुत बड़ा डेवलपर हूँ, बहुत बड़ा डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैंने डीएसए पे एकदम झंडे गाड़ रखे हैं, झूठ बोलना है यार, केवल बोलना ही तो है। बहुत ज्यादा क्या होगा, सामने वाला क्लास आपको आपकी बेइज्जती कर देगा कि आपको नहीं आता, ठीक है, अगली बार देख लेना। सर मेरा बीसीए फैकल्टी में सिलेक्शन हो गया है, टीचिंग करना चाहिए या नहीं, कर लो भाई कर लो। किसका हुआ है, नाम क्या है, तनिष्क, किसका हुआ है सिलेक्शन। सोभी सचान का। सर हायरार्किकल इनहेरिटेंस में सर एक्सेस के लिए पेरेंट क्लास को एक्सेस करने के लिए सुपर की यूज करते होता है, नहीं जरूरी नहीं है। और देखो और सर लास्ट में आप क्या लिंक प्रोवाइड कर देंगे, किस चीज का लिंक। देखो भाई, अब चलो पहले क्लास करते हैं फिर सब चीजें देखेंगे सर, जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या करेंगे फिर। अरे सब तुम लोग एक सेशन इसी पे करो, सारे क्वेश्चन लिख लो, सारे पूछो, सब बताऊंगा मैं। बहुत से इंटरव्यू दिए हैं, बहुत इंटरव्यू दिए हैं, जितने तुम लोगों का भी 4 साल का बीटेक हुआ नहीं है, 6 साल से मुझे इंडस्ट्री पे हो गया काम देते हुए, इंटरव्यू देते हुए। तरीका होता है झूठ बोलने का, ठीक है, आपको बोलना होता है। देखो बोलना होता है यार। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या क्या चीजें करी थी। आपको अपनी तारीफ करनी होती है, रिज्यूमे का मतलब तुम्हें बोलना है कि तुम बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हो, तुम सुंदर पिचाई को रोज पढ़ाते हो बैठा के, कि तुम ये चीजें सीख लो। देखो तुमने लिखा यहाँ पे तुमने लिखा यहाँ पे क्लास ए, उसके बाद तुमने लिखा क्लास बी, और एक क्लास सी बनाई तुमने, जो कि क्लास सी जो है वो क्या है, पेरेंट क्लास है ए और बी की। ये चीजें हो गई, फिर तुमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट बनाया था क्लास सी का, फिर देखा था कि इसके जो फीचर थे किसको किसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही तुमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में देखा था, मल्टी लेवल में तुमने क्या देखा था कि जो क्लास ए है ये पेरेंट है क्लास बी की, बी जो है पेरेंट है सी का, जो सी है वो पेरेंट है डी का। तो जब एक सीक्वेंस में एक के बाद एक क्लासेस एक दूसरे की पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस होती हैं, तो वहां पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। और इसके ऊपर हमने क्या देखा था, इसके ऊपर हमने देखा था कि इसके ऊपर हम लोगों ने देखा हुआ था सिंगल इनहेरिटेंस या फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस में यही है कि आपको देखना है कि क्लास ए है और नीचे एक क्लास बी है, क्लास ए की चाइल्ड क्लास है क्लास बी, ठीक है। तो जो क्लास बी का ऑब्जेक्ट होगा वो क्लास ए की सारी मेथोडोलॉजीज को एक्सेस कर लेगा। ये क्लियर है। अब आज का टॉपिक जो है आपको मैं बता रहा हूं, आज का टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, देखना ध्यान से। क्या टॉपिक है आज का, पॉलीमॉर्फिज्म। देखो
पॉलीमॉर्फिज्म। देखो, पॉली का मतलब होता है, पॉली, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, एंड मॉर्फिज्म मीन्स, व्हाट इज द मीन ऑफ मॉर्फिज्म, कोई बताएगा? किसी ने बताया है, अरीसा ने बताया, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। गुड अरीसा, ठीक है। सो पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म को, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी। यहाँ पे 2 से 3 एकदम ब्रॉड टॉपिक है जो आपको पढ़ने की जरूरत है। सर ये बायोलॉजी टर्म मीन सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स बीइंग, तनिष पांडे मीन्स सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स बीइंग। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी तनिष आपने, एक्सीलेंट, ठीक है। सर ये तो बायोलॉजी टर्म है। अच्छा, यार बायोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं बेटा, 10th तक पढ़ी थी, वो भी मजा नहीं आती बेटा, तो दूर हो जाता। तो देखो, तो ये देखो, ये एक डिफिनेशन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मीन्स है कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स सेम फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम तो सेम होगा बट डिफरेंट सिग्नेचर होंगे उसके, ठीक है, उसके सिग्नेचर से डिफरेंस होंगे। तो इसका मतलब क्या है, अभी समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है। देखो, 2 चीजें मेनली यहाँ पे आपको पढ़नी है। द फर्स्ट वन इज मेथड, METHOD, मेथड ओवर, मेथड ओवर राइडिंग। दूसरी चीज जो होती है उसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। राधे राधे भाई देव साहब, ये तो बहुत लेट तुम लोग क्यों ज्वाइन करते हो बेटा। मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। पहला क्या होगा, मेथड ओवर राइडिंग। दूसरा क्या होगा, मेथड ओवरलोडिंग। बाय डिफॉल्ट जो पाइथन है ना, बाय डिफॉल्ट बेटा जो पाइथन है वो मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाइथन में तुम इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। पाइथन डज नॉट, पाइथन डजंट सपोर्ट क्या, मेथड ओवरलोडिंग को बाय डिफॉल्ट पाइथन सपोर्ट नहीं करती है। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अब ये चीज तो, इतनी चीज तो क्लियर हो गई। अब मुझे एक चीज तुम लोग ये बताओ कि मेथड किसे कहते हैं, ये तो आई होप कि क्लियर है सभी को। मेथड किसे कहते हैं ये पता है ना भाई। देखो, यहां पे मैंने लिखा कि मेथड, अब मेथड किसे कहते हैं, बोलो, फंक्शन को। गुड, अ फंक्शन इनसाइड अ क्लास इज नोन एज मेथड। एग्जैक्टली अरिसा, गुड। जी अग्रवाल, ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं भैया, क्लास का मेथड होता है। अ फंक्शन इनसाइड अ क्लास इज नोन एज मेथड। ये जिया जी ने बहुत ही अच्छी डिफिनेशन लिखी है, जो बताया गया है आप लोग देख लीजिए, अलीसा ने लिखी है, देखो भाई क्या है। अ फंक्शन इनसाइड अ क्लास इज नोन एज मेथड, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। तो देखो, सब बट सब ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे क्या डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है? नहीं, कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है, कोई भी यूज नहीं है। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट यूज होंगे टिकिंटर में, जब मैं आपको टिकिंटर पढ़ाऊंगा जिसमें कि आप GUI बनाएंगे, तो उस पे ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। उसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज नहीं होंगे, मतलब बेसिकली आप क्लास यूज करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो जब तक वो चीजें ये नहीं पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। देखो, तो मेथड ओवरराइडिंग भी क्या लिखा हुआ है, फंक्शन इनसाइड अ क्लास इज नोन एज मेथड। और ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि आप किसी मेथड की फंक्शनैलिटी को आप चेंज करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, किसी मेथड की फंक्शनैलिटी को अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है, ओवरराइड कर दें। सो इफ यू ओवरराइड द फंक्शनैलिटी और बिहेवियर ऑफ एनी मेथड, दैट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। सो हमने 2 क्लास बनाई और फिर हमें उसको इनहेरिट कर दिया, फर्स्ट क्लास को सेकंड में कर दिया, तो दोनों सेम नेम के फंक्शन और जो फर्स्ट में ओवरराइड हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है भाई, सही है। देखो, तो तुमने यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन, देखो, व्हेन यू ओवरराइड, when you override the functionalities of any method, that process
इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है भाई। अब इसको अभी टेंशन ना लो, अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक हो। अभी कोई टेंशन नहीं लेगा, क्या नहीं लेगा, टेंशन नहीं। जो लेगा टेंशन उसको नहीं मिलेगी कभी पेंशन। देखो यहाँ पे है, ठीक है। देखो एक मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्या क्लास बनाता हूँ, CLASS। एक क्लास बनाता हूं मैं यहाँ पे, और क्लास का नेम मैं दे देता हूं डॉग। क्या नेम दे देता हूं, क्या देता हूं नेम, डॉग बना देता हूं, ठीक है। क्लास का नेम बना दिया डॉग। देन इसके बाद में क्या लगा देते हैं, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग। इसके बाद में लगा देता हूं मैं कोलन। क्या लगा दिया मैंने, कोलन लगा दिया। अब नीचे आते हैं, अब मैं नीचे आता हूं, नीचे आके इसके अंदर क्या करते हैं, एक बना देता हूं मैं फंक्शन, मतलब मेथड। क्या बना देता हूं, वॉइस नाम से एक मैं बना देता हूं यहाँ पे, वॉइस, VOIC, वॉइस नाम का मैं बनाता हूं एक, क्या बनाता हूं, एक मेथड बनाता हूं। आपको मैंने बताया हुआ है कि कोई भी मेथड क्लास के अंदर अगर बनेगा तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ लिखना पड़ेगा भैया। क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली सही कह रहे हो भाई। तो आपने क्या लिखा, क्लास बनाई आपने किस नाम से, डॉग नाम से। डेफ मतलब DEF, आप मेथड को डिफाइन कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, सेल्फ लिख रहे हैं। आपको बाहर आना है पैरेंथेसिस के बाद में और लगाना है कोलन। कोलन लगा दिया, इंटर कर देना है, ठीक है। इंटर करते हैं आप, आपको नीचे आना है। नीचे आके मैं एक बेसिक सा फंक्शन लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं कि यहाँ पे क्या लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं डॉग बार्क्स। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। डॉग क्या कर रहा है, बार्क्स करते हैं। अब हम नीचे आते हैं, दूसरी एक मैं क्लास बनाता हूं, एक दूसरी यहाँ पे क्लास बनाता हूं, CLASS। क्लास बनाई मैंने किस नाम से, कैट नाम से मैं क्लास बनाता हूं। अब इस कैट नाम की क्लास में मैंने कोलन लगाया, कोलन लगा के आप नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे एक मैं फिर से फंक्शन बनाता हूँ, VOICE। किसका फंक्शन बनाता हूँ, वॉइस नाम का। किसका बनाता हूँ, वॉइस नाम का फंक्शन बनाता हूँ, या फिर किसी और नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि दूसरा फंक्शन किसी और नाम का बना देता हूँ, कुछ भी बोल दो आप, वॉइस 2 कर देता हूँ, या जो भी बोल दो, वॉइस 2, इसको कर देता हूँ वॉइस 1। ठीक है, इसको कर दिया मैंने वॉइस 1, इसको कर दिया वॉइस 2, क्योंकि दोनों मेथड अलग होने चाहिए इस वजह से। अब यहाँ पे मैंने लगाया पैरेंथेसिस, यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ, कोलन लगाया, नीचे आया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। कैट की क्या आवाज होती है, OWS, MOEOWS, यही होती है ना भाई। चलो ठीक है, ये दो हमने क्लासेस बना ली। अब हमें करना क्या है, देखो हमें ये करना है कि एक तो पहली मैंने क्लास बनाई वॉइस 1 नाम की, एक दूसरी क्लास बनाई है, एक दूसरा पहला मेथड बनाया वॉइस 1 नाम का डॉग नाम की क्लास में। वॉइस 2 नाम का मेथड किस क्लास में है, कैट नाम की क्लास में है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इस वॉइस 1 नाम का जो मेथड है, जो वॉइस 1 नाम का मेथड है जो कि इस क्लास में है, जो कि डॉग वाली क्लास में है, हमें इसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। तो तुम इसके मेथड को कैसे एक्सेस कर पाओगे, तुम इसके मेथड को कैसे एक्सेस कर पाओगे, जब तुम इस क्लास की फंक्शनैलिटी को इनहेरिट कर दोगे कैट वाली क्लास में। मतलब जब डॉग वाली क्लास क्या हो जाए, पेरेंट क्लास बन जाए, और कैट वाली क्लास चाइल्ड क्लास बन जाए, तभी तो तुम डॉग की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर पाओगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, कैट क्लास के बाद में किस क्लास का नाम दे देता हूँ, डॉग का। ये देखो किस क्लास का नाम दे दिया, डॉग वाली का नाम दे दिया मैंने। तो अब दोनों की ये क्या फंक्शनैलिटी हो गई, अब यहाँ पे क्या फंक्शनैलिटी हो गई, ये हो गया कि जो डॉग क्लास है, डॉग क्लास के जो भी मेथड हैं, अब तुम चाहो तो इनको नीचे अगर सेम नेम से अगर तुमने मेथड बना दिया,
इसी सेम नेम से अगर तुमने मेथड बनाया, पहले जनरली तुमको नॉर्मल रन करा के दिखाता हूँ, सब कुछ छोड़ो, पहले नॉर्मल रन करा के दिखाता हूँ, फिर मेथड ओवरराइड रन करा के दिखाऊंगा तो तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा। अब देखो, ये एक सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, सबको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एक डॉग नाम की क्लास है, दूसरी कैट नाम की क्लास है। डॉग नाम की क्लास पेरेंट क्लास हो गई, कैट वाली जो हो गई चाइल्ड हो गई। नीचे आना है तुम्हें, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कैट, ठीक है। तो ओबीजे कैट एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इक्वल्स टू क्या लिख देता हूँ, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कैट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे मैंने लिखा CAT, उसके बाद में आपको लगाने हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस लगाने के बाद में आपको नीचे आ जाना है, और देन क्या लिखना है नीचे आके, ओबीजे कैट इक्वल्स टू कैट आपने लिख दिया, और इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम है ओबीजे कैट। अब मुझे जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से मेथड को एक्सेस कर सकता है ये देखते हैं। तो मैं क्या लिख देता हूं, ओबीजे कैट डॉट, सबसे पहले किस मेथड को एक्सेस करता हूं, वाइस2 वाले को एक्सेस करते हैं, क्योंकि इसी क्लास का तो ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट कैट जो है कैट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या लिखता हूं, ओबीजे कैट डॉट वाइस टू, ये ये चलेगा, आराम से चलेगा, सबको पता है। दूसरा मैं क्या लिखता हूं, ओ बीजे कैट डॉट वाइस वन, ये भी चलेगा। वाइस वन जो मेथड है किस क्लास का मेथड है, डॉग वाली क्लास का मेथड है। लेकिन जो इसका नीचे वाली क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऊपर वाली क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये जो कैट वाली क्लास है ना, चाइल्ड क्लास है, सब क्लास है किसकी, डॉग की। डॉग क्या है, पेरेंट क्लास है या सुपर क्लास है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब इसको देखो, पहले रन कराते हैं, कंट्रोल सी करता हूं मैं, जस्ट अ मिनट। देखो, ये इतना बेसिक सा है, ठीक है। क्लास हो गई आपकी डॉग, और वॉइस1 वॉइस2 सेल्फ सेल्फ ये सब पूरा लिख दिया हमने। और इसके बाद में इसको कराता हूं मैं रन। देखो क्या लिख के आ रहा है, कैट की वॉइस क्या आ रही है म्यो, और डॉग की क्या आ रही है बार्क, ठीक है। कैट की म्यो आ रही है और डॉग की आ रही है बार्क। अगर किसी को लग रहा है कि ये स्पेस क्यों आ रहा है, तो भैया स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस दिया हुआ है। ये स्पेस अगर हटा दे सर, ये तो इनहेरिटेंस की तरफ सेम ही लग रहा है। इनहेरिटेंस भी तो बताया अभी, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, सिर्फ अभी उससे इनहेरिटेंस में एक फंक्शनैलिटी और ऐड कर दो, और ऐड कर दो, तो वो मेथड ओवरराइडिंग हो जाएगी। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी तक जितना आपको इनहेरिटेंस या बताया गया, जो कुछ भी बताया गया, एक चीज तुमने ध्यान से देखी होगी, नोटिस जरूर करी होगी, कि हर क्लास में जो भी मेथड्स बनाए जा रहे थे ना, उनके नेम अलग थे। सब सब जगह नेम अलग था। यहाँ पे देखो मेथड का नेम क्या है, वॉइस1, नीचे क्या मेथड का नेम है, वॉइस2, ठीक है। अब कल वाले सारे मेथड देख लेते हैं, सारी चीजें देख लेते हैं। देखो भाई, सब जगह पे मेथड के नेम अलग थे। यहाँ पे क्लास ए का मेथड क्या है, फीचर1, क्लास बी का मेथड क्या है, फीचर2, यहाँ पे क्या है, फीचर3, ठीक है। सब जगह पे मेथड्स अलग हैं। यहाँ पे देखो क्या है, फीचर1, फीचर2, फीचर3, फीचर4। किसी भी क्लास में ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली क्लास में और नीचे वाली क्लास में दोनों में सेम नेम के आपने मेथड बनाए हो। ये चीज क्लियर है। और अगर आप ऊपर देखना चाहते हो तो और ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, फीचर1 था, फीचर2 था, और नीचे वाली क्लास में क्या है, फीचर3 और फीचर4 है। सब जगह पे मेथड का नेम अलग है कि नहीं, पहले इतना बताओ। पहले केवल इतना बताओ कि मेथड का नेम अलग है कि नहीं है। बोलो बेटा, क्या बोलोगे, कुछ बोल पा रहे हो तुम लोग। दिया अग्रवाल कह रही है यस, अरीसा कह रही है यस, डॉली कह रही है हाँ जी सर अलग है, यस डिफरेंट है नीतू, प्रियाव्रत यस डिफरेंट है। तो मतलब सब लोग एक्नॉलेज कर रहे हो कि डिफरेंट है। दिव्यांश त्रिपाठी जी, ठीक है भाई। आदर्श कह रहे हैं कि कंफ्यूज हो, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले सुनना है, ठीक है। देखो भाई, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है जब मेथड सब में अलग है, ठीक है। मैं इतना तो कह रहा हूँ कि मेथड सब में अलग है कि नहीं है, बस।
इतना सुनना है तुम्हें, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होने, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। देखो, तुमने क्या किया है अभी तक, जितने भी मेथड बनाए हैं, जितने भी मेथड हर क्लास में बनाए हैं, सबके सभी के नेम अलग हैं, ठीक है। अब देखो, ये कोई जरूरी तो है नहीं कि सबके नेम अलग हो। यहाँ पे देखो, डॉग वाली क्लास में मेथड वॉइस वन है और नीचे वाली क्लास में मेथड क्या है, वॉइस टू है। तो तुम्हें अगर ये देखो, अगर मैं इन दोनों क्लास को आपस में कोई रिलेशन बना रहा हूं, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बना रहा हूं, तो होगा क्या, अगर मैं ऊपर भी वॉइस वन नाम का मेथड बना दूं और नीचे भी वॉइस वन नाम का मेथड बना दूं, देखो ध्यान से, अगर यहां पर भी मैं वॉइस वन लिख दूं, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना कैट वाली क्लास का, वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कैट वाली क्लास का क्या करेगा, वो कैसे जान पाएगा कि आप ऊपर वाली क्लास के मेथड की बात कर रहे हैं कि नीचे वाली क्लास के मेथड की बात कर रहे हैं। आप जब देखो कैसे कॉल हो रहा है, केवल ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, डॉट मेथड का नेम लिखा जाता है। तो अगर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट कैट क्लास का, तो ओबीजे कैट डॉट वॉइस टू, अगर मैं यहां पर भी वॉइस वन लिख दूं, दोनों जगह पे वॉइस वन, वॉइस वन वॉइस टू, क्योंकि दोनों जगह में सेम नेम है, तो वो कैसे समझेगा कि भाई किस क्लास के मेथड को आप बना रहे हैं। ये इशू एकदम जेन्युइन इशू है, ठीक है। इन्हीं चीजों को, इस जो ये जो इशू था ना, इसको एक फंक्शनैलिटी बना लिया गया, ठीक है। इसको क्या किया, कहते नहीं मोदी जी, कि मोदी जी क्या कहते हैं कि भाई आपदा में आप अवसर ढूंढे, ठीक है। तो बोलते नहीं मोदी जी की आपदा में अवसर, तो वही चीज है कि जहां पे आपदा का इशू है, तो वहां पे अवसर की तरीके इसको लिया गया पाइथन में, उसमें कैसे लिया गया, मेथड ओवरराइडिंग पे क्या किया गया। अगर कोई क्लास पहले से बनी हुई है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है, और चूंकि ये हाईली सिक्योर है, तो हाईली सिक्योरिटी की वजह से तुम एग्जिस्टिंग क्लास को तो छू नहीं सकते जो पहले से बनी हुई है। तो तुम क्या करो, जो तुम्हारी मेन क्लास है, उसी उस क्लास में जिस नेम का मेथड है, उसी नेम का मेथड अपनी चाइल्ड क्लास में बना दो, उसी नेम का मेथड अपनी चाइल्ड क्लास में बना दो। और जब तुम सेम नाम का मेथड बना दोगे चाइल्ड क्लास में, तो जिस नाम का मेथड चाइल्ड क्लास में बनेगा, जिस नाम का मेथड चाइल्ड क्लास में बनेगा, वही मेथड पहली बार में बाय डिफॉल्ट कॉल होगा। अब देखो, अब दोनों में यहाँ पे वॉइस वन है, यहाँ पर भी वॉइस वन है। अगर ये नीचे वाला मैं वॉइस वन हटा भी दूं, तो मुझे बताओ कि ये कौन से वाले वॉइस वन के पास में जाएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट किसके पास में जाएगा, इस वाले वॉइस वन के पास में जाएगा कि इस वाले वॉइस वन के पास में जाएगा, कैट वाले वॉइस वन के पास में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहली अपनी क्लास में चेक करेगा, ये पहले अपनी क्लास में चेक करेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे ये वॉइस वन था और बाय डिफॉल्ट ये मेरा वॉइस टू था पहले से, अब अगर मुझे इसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करना है, अब ये क्लास कहीं पता नहीं किसी मॉड्यूल पे कहीं लिखी है, हमें नहीं पता कि कहाँ लिखी है, तो हम क्या करेंगे, केवल इस मेथड का नाम लिखेंगे। अब मुझे लिखना है कि डॉग जो है बार्क नहीं करता, मुझे लिखना है डॉग भी म्याऊ ही करता है, ठीक है। तो देखो इसकी फंक्शनैलिटी कैसे चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो आप नीचे आइए, आप लिखिए डीईएफ। अब सेम नाम का आपको मेथड बनाना है, सेम नाम का मेथड बनाना है, जो ऊपर वाली क्लास में है, जो आपके लिए अनएक्सेसिबल है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आपका ये भी काम है कि आप उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करके दिखाओ, मेथड को ओवरराइड करो, उसकी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर दो, चेंज कर दो। तो तुम क्या करोगे, सेम नाम का मेथड अपनी चाइल्ड क्लास में बनाओगे। क्या करोगे, यहाँ पे तुम लिखोगे वॉइस, क्या नाम का मेथड था, वॉइस नाम का मेथड था, VOICE वॉइस वन, सेम नाम का मेथड था। फिर क्या करोगे, आपको सेल्फ लिखना ही लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, कोलन लगाते हैं, अब नीचे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रिंट में स्टेटमेंट दे देता हूँ कि कैट तो म्याऊ करती ही है, और मुझे लग रहा है कि डॉग भी म्याऊ ही करता है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉग, डॉग म्याउस। तो देखो, जो ये वॉइस वन मेथड था तुम्हारा कहाँ पे था, पेरेंट क्लास में था। अब तुमने इस क्लास की मेथोडोलॉजी को तुम्हें चेंज करना है, तुमने कहा नहीं भाई, जो मेरे यहाँ डॉग है वो बार्क नहीं करता, वो म्याऊ ही करता है। तो तुमने इस मेथड को कॉल किया अपनी चाइल्ड क्लास में, इसकी फंक्शनैलिटी को तुमने ओवरराइड कर दिया, जो भी ये परफॉर्मेंस दे रहा था आपने इसको बदल दिया।
इज मेथड ओवरराइडिंग अ गुड फिनोमिना? यस, इट इज वेरी एक्सीलेंट फिनोमिना। बहुत यूज होता है मेथड ओवरराइडिंग। आपके पास बहुत सी क्लासेस हैं, मॉड्यूल्स हैं, और उसकी फंक्शनैलिटी को आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में जैसा चाहो मैनिपुलेट कर सकते हो। और अगर मैनिपुलेशन ना होता तो पाइथन अगर रिजिड लैंग्वेज होती तो इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव में उसका यूज ही नहीं हो पाता। अगर ये सब फिनोमिना नहीं होते तो इतने लार्ज पर्सपेक्टिव में पाइथन कैसे यूज हो पाती। तो एकदम सारी की सारी एक्सेस यूजर को दे दी गई है कि आप जैसा चाहें यूज कर सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और बहुत सी चीजें इनबिल्ट भी हैं कि अगर आप इनबिल्ट फंक्शनलिटी यूज करना चाहते हो तो ठीक है, और इनबिल्ट चीजों को बदलना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। इसीलिए तो पाइथन इतना ज्यादा हर जगह यूज हो रहा है। मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंटिस्ट, आईओटी, एम्बेडेबल, हर जगह पे यूज होता है। देखो, तो अब देखो तुमने क्या किया, इसी मेथड, सेम नाम का मेथड दूसरी क्लास में बनाया जो कि आपकी चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास में तुमने इसकी फंक्शनैलिटी को बदल दिया। अब ये देखना है कि जो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इस वाले मेथड को लेगा जो ऊपर लिखा हुआ है पेरेंट क्लास में, या फिर नीचे वाले मेथड को लेगा जो कि मेन, जो आपकी चाइल्ड क्लास है उसमें लिखा है। तो देखते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे पहला क्या है, ओबीजे कैट डॉट वाइस वन, और नीचे आके फिर दूसरा क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट आपको बनाना है ओबीजे कैट डॉट वाइस वाइस टू। ठीक है भाई, आपने एक वॉइस वन नाम से बनाया, दूसरा किस नाम से बनाया, वॉइस टू नाम से बनाया। इतना क्लियर है भाई सबको? ऑब्जेक्ट बनाया तुमने कैट क्लास का, और तुमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्लास है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। फिर तुमने वॉइस वन मेथड को कॉल किया, फिर तुमने वॉइस टू मेथड को कॉल किया। वॉइस वन मेथड तुम्हारा ऊपर वाली पेरेंट क्लास में भी था, नीचे वाली चाइल्ड क्लास में तुमने इसको लिया, सेम नाम का मेथड बनाया। और अब केवल नेम चेंज करके आप जो भी लिखना चाहे इसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर दे। अब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो इसी को एक्सेस करेगा। जो आपका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को वो एक्सेस नहीं करेगा। अब देखिए, इसको रन कराते हैं, क्या लिख के आ रहा है, डॉग म्यूज और कैट म्यूज। ठीक है, दोनों चीजें लिख के आ रही हैं। सर आज मुझे क्लास लीव करके जाना पड़ रहा है, अर्जेंट काम है, प्लीज इस क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना। ठीक है भाई, कर दूंगा। अरे मेरे पास नहीं होती यार सकून, यू नो कि मेरे पास में रिकॉर्डिंग्स नहीं होती यार। सर मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस के साथ ही यूज होगा। अगर आप नहीं यूज करोगे तो फिर कैसे होगा? हाँ, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो आप किसी भी नाम से मेथड बना लो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। आपको इसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करना है, ठीक है। इसमें कुछ नई चीज ऐड करनी है, कुछ पुरानी चीज हटानी है, तो आपको सेम नेम का मेथड बनाना होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ मेथड ओवरराइडिंग? आपको मैंने बताया तो कि अगर मान लो आप चाह रहे हैं कि, अब देखिए बेसिक, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। देखो भैया, यहाँ पे देखो, तुम क्या कर रहे हो कि फंक्शनैलिटी को चेंज कर रहे हो। अब मान लो कि मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, ध्यान से देखो, मैंने एक मेथड बनाया जो कि मेरा मेथड क्या कर रहा है, डीईएफ एक मेथड है मेरा, मेथड वन है, जो कि मेरा मेथड वन है। ये मेथड वन क्या कर रहा है, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ए माइनस बी कर रहा है केवल। ठीक है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे सबस नाम का एक वेरिएबल है, ये क्या कर रहा है, ए माइनस बी कर रहा है। अब अगर मान लो यूजर ने तुमको दे दिया, ए की वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी 10, और बी की वैल्यू दे दी 20। तो मुझे ये करना था कि मुझे निगेटिव में नंबर्स नहीं चाहिए। मुझे ये देखना है कि राम और श्याम, आदर्श और पंकज, या किसी की भी सैलरी में डिफरेंस कितना है। तो मान लो आदर्श की सैलरी 10 है और पंकज की सैलरी 20 है, तो वो हमें क्या देगा, सर अगर अगर सर हम कैट वाले एक्सेस ना करें, सिर्फ डॉग वाली एक्सेस कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, केवल डॉग वाली को एक्सेस करोगे तब तो फिर मतलब उसका मेथड ओवरराइडिंग का कोई काम ही नहीं है। आप बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेस करोगे तो उसी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो फिर उसका जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके चाइल्ड क्लास की मेथडोलॉजी से कोई मतलब नहीं होता। वो देखो एग्जिस्टिंग क्लास में कोई चेंज नहीं कर रहा है। मेथड को ओवरराइड का मतलब है कि उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर रहा है केवल आपके सिस्टम के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए। एग्जिस्टिंग में चेंज करा देगा तो उसकी ओरिजिनलिटी ही बदल गई।
ठीक है, तो अगर आप पेरेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तो वो तो चलेगा ही, जो जो आपका आउटपुट आना है। ठीक है, अब देखो तुमने क्या किया, a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20 कर दिया। मान लो तुषार और आदर्श से दो दो तीन लोग हैं, किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 20,000 है। तो मैं पूछूं कि किसमें कितना डिफरेंस है, तो मान लो अगर तुषार की 10 है और आदर्श की 20 है, तो तुमने यहाँ पे एक एक फंक्शनैलिटी लगा दी कि b माइनस ए कर देना भाई। तुम क्या कर देना, b माइनस ए कर देना। तो जिसकी बी थी उसकी 20 थी, ए वाले की 10 थी। तो हमें तुमने क्या बताया, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10,000 का। लेकिन उसी जगह पे अगर उल्टा हो जाए कि आदर्श की 10 हो जाए और तुषार की 20 हो जाए, तो तुम क्या लिखोगे, फिर तुम्हारा ये क्या होगा, क्या लिखोगे, 10,000, या 10,000 को 100 रुपए लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ 200 रुपए। ठीक है, तो तुम्हारा सैलरी का डिफरेंस कितना आ गया, तो मुझे क्या बोलोगे कि सैलरी का डिफरेंस भैया -100 रुपए -100 का है क्या, तो मुझे ये बोलोगे क्या कि -100 का डिफरेंस है, नहीं, आप ये नहीं बोलेंगे। तो क्या होगा, अगर तुमने एग्जिस्टिंग मेथड ही तुमने ऐसा बना दिया, अगर तुमने एग्जिस्टिंग मेथड ही ऐसा बना दिया कि वहां पे केवल b माइनस ए लिखा है, तो तुम इसकी फंक्शनैलिटी को ऐड कैसे करोगे, इसमें कुछ नई चीज कैसे जोड़ोगे। तुम एक इसी मेथड को अपने अपनी नई क्लास में लेके आओगे और उस क्लास में एक इफ का कंडीशन लगा दोगे इन वैल्यूज से पहले। क्या लिख दोगे, तुम लिख दोगे कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, तो तुम क्या करो, ए माइनस बी कर दो, ए माइनस बी रिटर्न कर दो। ठीक है, और एल्स के केस में क्या कर दो, बी माइनस ए रिटर्न कर दो। तो जो भी बड़ा होगा, जिसकी भी सैलरी ज्यादा होगी, उससे कम वाले की सैलरी को माइनस करेगा और आउटपुट दे देगा। तो ये जो नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर डिफरेंस नेगेटिव में है तो क्या फायदा है, ये मैंने आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताया है, बहुत ही मतलब समझने के लिए एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल आपको मैंने बताया कि कैसे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, मेथड की फंक्शनलिटी को ओवरराइड कर सकते हैं, उसमें नई चीज ऐड कर सकते हैं, कोई चीज हटा सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग जो मेरी क्लास में मेथड था उसको मैंने टच भी नहीं किया है, केवल सेम नेम का मेथड अपनी नई क्लास में बना लिया और उसमें फंक्शनलिटी को ऐड कर लिया। अब कोड दो दो हजार लाइन के होते हैं, चार चार हजार लाइन के होते हैं, थोड़ा सा चेंज करना है, पूरा नया कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया मेथड ओवरराइडिंग का क्या यूज है भाई, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो भाई। तुषार क्लियर हो गया भाई, आदर्श साहब क्लियर हो गया, निधि चौरसिया क्लियर हो गया, प्रिव्रत, प्रियाव्रत है, प्रिव्रत है क्या, प्रिया है, जस्ट अ मिनट। एक बार फिर से मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा हो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम से चलता रहता है। देखो, आप ध्यान से सब लोग देखेंगे, कोई भी, सर ठीक है, देखो भाई बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, देखते जाओ। देखो, अब आपको जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, वो मैं आपको टॉपिक आपको बताता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले मैंने क्या बता दिया, मेथड ओवर राइडिंग बता दिया, और मेथड ओवर राइडिंग का आई होप कि आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा, बेसिक कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा कि मेथड ओवर राइडिंग क्या होता है, ये तो बता ही सकते हो। हाँ वो भी बता दूंगा यार, बता दूंगा भाई, बता दूंगा, चलो। क्लास मेथड के मतलब पेरेंट क्लास के मेथड को, वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करोगे ना, ये तुम क्या कहना चाह रहे हो। सर आपने कहा था आप क्लास मेथड के वेरिएबल को, क्लास मेथड नहीं, पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को चाइल्ड क्लास में कैसे एक्सेस करोगे, वो बता दूंगा। देखो, सबसे पहले मैंने तुमको एक चीज क्या बताई कि मेथड ओवर राइडिंग तुमने देख ली। सेकेंड चीज तुम्हें एक देखने की जरूरत है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। पाइथन डजंट सपोर्ट, लेकिन इसका एक लूप होल है, और तुमको इंटरव्यूअर यही पे फंसाएगा। क्या तुमसे बोलेगा कि मेथड ओवर राइटिंग का क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि करके दिखाओ, तो वो लूप होल क्या है, बहुत बेसिक सा लूप होल है।
इसमें कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं तुमको करके दिखा देता हूँ, आउटपुट आएगा एकदम आराम से चलेगा। देखो ध्यान से, मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ, मेथड ओवर, क्या बताने जा रहा हूँ, मेथड ओवर राइटिंग। ठीक है देखो, एक आपको देखो एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ, सब लोग बड़े ध्यान से देखा, सब लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भाई आपका कि आपको एक एक क्लास बनानी है, ठीक है। वो क्लास जो होगी, वो क्लास होगी आपकी एरिया नाम की, ठीक है। किस नाम की क्लास होगी, एरिया नाम की। एरिया नाम की हमने क्लास बना दी। अब तुम्हें क्या करना है कि एरिया नाम की क्लास में तुम्हें एक कोई भी कर लो, ठीक है, एक एरिया नाम की तुमने क्लास बना दी। अब उस एरिया नाम की क्लास से तुम्हें चीजें कैलकुलेट करनी है, ये देखना है। क्या करो भाई, तुम्हें ये देखना है कि एरिया नाम की क्लास में अगर यूजर एक इनपुट दे, अगर यूजर आपको एक इनपुट दे, तो तुम्हें रिटर्न कर देना है कि आपका जो है आपका स्क्वायर। अगर देखो सबसे पहले ये देखो, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ये बताओ, SQUAR, स्क्वायर का एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है क्या, साइड इंटू साइड, ये ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, एल इंटू बी होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल का एरिया है। अगर रेक्टेंगल का एरिया आपसे कैलकुलेट कराना चाह रहा है यूजर, तो आपको दो इनपुट देगा। अगर स्क्वायर का एरिया कराना चाह रहे हैं तो आपको एक इनपुट देगा। ये चीज क्लियर है। अब आपको एक ऐसा मेथड बनाना है जो कि दोनों के लिए काम करे, जो कि दोनों के लिए काम करे, ठीक है। तो यही मेथड ओवरलोडिंग होती है। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि कोई भी मेथड जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है वो वेरिएबल हो जाए क्लास के अंदर, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन के अंदर वेरिएबल आर्गुमेंट लेने का तरीका अलग है, लेकिन मेथड जो है क्लास के अंदर, अगर कोई भी मेथड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर अलग अलग दे रहे हो, कभी दो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो भी आउटपुट दे दे, एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो भी वो आउटपुट दे दे, अगर ये दोनों चीजें मैच कर जा रही हैं तो क्या है, वो मेथड ओवरलोडिंग होती है। इसीलिए मेथड ओवरलोडिंग के लिए यहाँ पे क्या डिफिनेशन लिखी है, मीन्स सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स बीइंग, मतलब कि फंक्शन का नेम तो सेम है लेकिन उसके काम करने का तरीका बदल रहा है। तो यहां पर भी देखो सेम फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, डॉग बार्क दिखा रहा था, और जब दूसरा हमने नीचे बनाया था तो वो क्या कर रहा था, डॉग म्याऊस दिखा रहा था, ठीक है, दिखा रहा था। तो सेम फंक्शन तो है लेकिन नेम वही है, लेकिन नीचे दूसरा मैसेज, उसने अगली बार में मैसेज दूसरा प्रिंट किया। ऐसे ही मेथड ओवरलोडिंग काम करता है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ए ए इंटू इंटू टू भी लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हो भाई, ठीक है, बिल्कुल लिख सकती हैं आप मैडम। देखिए तो आपको क्या करना है, एल 20 प्रिंट मेथड ओवरलोडिंग, हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखो चलो देखो यहाँ पे, अब मैं आपको क्या बता रहा था, मेथड ओवरलोडिंग बता रहा था, जरा जाओ। सो मेथड ओवरलोडिंग में तुम्हें क्या करना है कि बेसिकली आपके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर वेरिएबल हो, कभी आप एक आर्गुमेंट दे कभी दो आर्गुमेंट दे, और दोनों केसेस के लिए आपका मेथड उन आर्गुमेंट को एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर ले, तो वो मेथड ओवरलोडिंग है, ठीक है। मेथड का नेम तो सेम है लेकिन सिग्नेचर बदल रहा है, कभी एक मेथड आर्ग्यू, कभी एक आर्गुमेंट इनपुट जा रहा है, कभी दो आर्गुमेंट इनपुट जा रहे हैं, तो सिग्नेचर से उसके बदल रहे हैं, ठीक है। तो कभी वो स्क्वायर का एरिया प्रिंट करके दे रहा है, कभी रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट करके दे रहा है। तो क्लियर हो रहा, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, पॉली मतलब मैनी फॉर्म्स, मतलब उसका क्या बताया था, उसका क्या बोला था यार, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म का मतलब था फॉर्म्स। तो फॉर्म्स का मतलब क्या था कि बहुत से उसके सिग्नेचर्स हैं किसी मेथड के काम करने के, नाम सेम होगा लेकिन चीजें बदलती जाएंगी, फंक्शनलिटी ऐड होगी, कोई फंक्शनलिटी हटेगी, ये सारी चीजें उस पर आती जाएंगी। अब देखो, तो मेथड ओवरलोडिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक मैंने क्लास बनाई एरिया नाम की, इस क्लास के अंदर, ठीक है, एक एक मेथड में बनाता हूं, किस नाम का मेथड बना लूं,
तुम लोग कुछ भी नाम बता दो, किस नाम का बनाओ भाई। DEF कैलकुलेट नाम का बनाता हूं, तो ठीक है, डेफ कैल नाम का मैं मेथड बनाता हूं। अब देखो इसके बाद में आपको क्या क्या लिखना है, आप लगाएंगे पैरेंथेसिस, नीचे वाली चीजों को मैं हटा देता हूं। देखो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे पैरेंथेसिस, एरिया नाम का आपका क्लास है, इसके अंदर कैल नाम का आपका मेथड है। इस मेथड में इस मेथड में पहली आर्ग्यूमेंट क्या होगा, सेल्फ होगा, सभी को पता है। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमा, ठीक है। अब मुझे यूजर से इनपुट लेने हैं, यूजर से क्या लेना है, इनपुट लेना है। मैं क्या करूंगा, यूजर से दो इनपुट लेता हूं, एक ले लेता हूं एक्स, एक ले लेता हूं वाई। मैक्सिमम यूजर हमें कितने इनपुट दे सकता है, दो। या तो वो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना चाहेगा, या तो वो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहेगा। रेक्टेंगल के एरिया में वो हमें मैक्सिमम दो इनपुट दे सकता है, स्क्वायर के केस में एक इनपुट दे सकता है। तो जो मैक्स वाली कंडीशन है वो आपको लगा देनी है। तो मैक्सिमम दो इनपुट आएंगे, मैंने एक्स और वाई ले लिया। सेल्फ बाय डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट है जो रहेगा ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करूंगा। ध्यान से सुनना, क्या करूंगा, वैल्यू डिफाइन करूंगा कि अगर यूजर ने तुम्हें कुछ दिया तो ठीक है, वरना बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू मैं तुमको दे देता हूं। क्या दे देता हूं वैल्यू, देखो समझना थोड़ा सा, अभी मत समझना, जब मैं कहूं तब समझना। अभी समझोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ कॉमा एक्स इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं नन, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू एक्स को नन डिफाइन कर दिया, इसकी वैल्यू नन रहेगी। ऐसे ही वाई की वैल्यू को मैं क्या डिफाइन कर देता हूं, वाई इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं नन। पहला क्या बनाया, ध्यान से देखो, स्पेस यहां से हटा दो, थोड़ा सा ऑड से लग रहा है, देखो सर अगर कंडीशन बाउंड ना हो तो हम मैक्स कितने आर्ग्यूमेंट दे सकते, जितने मन हो, जितने मन हो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी मन हो उतने दे सकती हो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ कि DEF कैल्क नाम का हमारा मेथड है, सेल्फ कॉमा एक्स इक्वल्स टू नन। हमने एक्स जो वेरिएबल बनाया इसकी एक वैल्यू दे दी नन, बाय डिफॉल्ट वैल्यू फिक्स कर दी, वाई की वैल्यू को भी नन दे दिया, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद में क्या लगेगा, पैरेंथेसिस नन, नन हमने इसकी वैल्यू को नन अपने मन से डिफाइन, हमें इसको एक वैल्यू दे रहे हैं। जब आप सम करते हो ना, तो सम करते टाइम आप वैल्यू क्या देते हो, आप ऊपर बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू जीरो लिख देते हो कि नहीं लिख देते हो, ऐसे ही मैंने इसकी वैल्यू को नन दे दिया। नन एक प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड है पाइथन के अंदर, इसकी वैल्यू नन है, नल है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू नन कर दी कि इसमें कुछ नहीं है, खाली है अभी, ठीक है। अभी हमने एक वेरिएबल बनाया लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं दी है। अब देखो मतलब इसकी वैल्यू को नन, नन सेट कर दिया है, तो ये एरर नहीं शो करेगा, अदरवाइज एरर शो करेगा, देखते जाओ। सर ये मैंडेटरी है, नन तक करना है, मैंडेटरी है, ठीक है। सर ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स वाई दोनों की सेम वैल्यू दीजिएगा, और अगर सेम वैल्यू हो तो प्रिंट करें स्क्वायर, अदरवाइज रेक्टेंगल। हाँ मतलब तुम साइड लूप ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें साइड लूप नहीं बता रहा हूँ। अरे रेक्टेंगल क्या, दो नंबर ऐड करने का है, अगर यूजर तुम्हें दो नंबर दे तो ऐड कर दो, यूजर अगर तीन नंबर दे तो ऐड कर दो, फिर क्या करोगे, वो तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। एडिशन पे यही चीज कर सकते हो, वो तो कहीं भी लगेगा। तुमको वेरिएबल लेंथ इनको समझना है कि कैसे वेरिएबल, इसमें ओवरलोडिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बदलने हैं, बस ऐसे लिखना है तुम्हें, ठीक है। देखो तुमने क्या किया कि सेल्फ एक्स इक्वल्स टू नन लिखा, वाई इक्वल्स टू नन लिखा। अभी ये तुम लोग समझो तो पहले एक बार, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे आपको लगाना है कोलन। कोलन इतना तक समझ में आ गया सबको। अब मैं नीचे आता हूँ, अब नीचे आके एक चीज यहां पे मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा, इफ एक्स, इफ एक्स, क्या लिख रहा हूं, इफ एक्स डज नॉट, देखो इफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू नन, एंड वाई डज नॉट इक्वल्स टू नन। अगर मेरा x जो है ये डज नॉट इक्वल्स टू नन है, और y भी मेरा डज नॉट इक्वल्स टू नन है, तो आप यहां पे क्या कर दें, आप यहां पे क्या कर दें, आप प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट कर दें,
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, कॉमा लगाना है और क्या लिखना है, x इंटू वाई। ठीक है, तो x इंटू वाई। ठीक है, नीचे आ जाओ, दूसरी कंडीशन क्या लिख दो, दूसरी कंडीशन क्या लिखे हैं, दूसरी कंडीशन में लिखता हूं एलिफ x जो है मेरा, एलिफ x जो है, x डज नॉट इक्वल्स टू नन एंड y इक्वल्स टू नन। ठीक है, ये कंडीशन लगाई, नीचे आना है, प्रिंट कर देना है तुम्हें, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कॉमा लगाना है और क्या लिखना है, x इंटू एक्स। अब देखो, अभी केवल देखते जाओ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं ये करता हूं कि एक, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बनाता हूँ इस ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस क्लास का। देखो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बना देता हूँ, एक मान लो मैंने बना दिया ओबीजे से ऑब्जेक्ट इसका एरिया नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट ए आर। ठीक है, इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ किसके बराबर, इस किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, एरिया नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ तुमने लिख दिया एरिया, उसके बाद में तुमने लगा दिए पैरेंथेसिस, तो एरिया नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया OBJAR। आ जाएगा भाई, अभी सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समझने का मतलब पेशेंस, धैर्य का काम है। एक बार मुझे पूरा कोड करने दो, सब समझ में आएगा, एकदम झमाझम समझ में आएगा। देखो, अरे अभी तक इतनी चीजें बताई, एक आध चीजों को छोड़ के तो कुछ तो बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा ना। तो ये चीज एक, अभी तो लिखने तो दो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखते जाओ, सब समझ में आएगा। देखो, तो तुमने क्या लिखा है, इस एरिया नाम की क्लास का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट ए आर। अब देखो मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट जो है मेरा, बिल्कुल होगी, फंक्शन कॉलिंग तो हर जगह होगी। देखो, ऑब्जेक्ट जो है मेरा OBJAR, ये मेरा ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, डॉट, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, कैसे इस मेथड को कॉल करूंगा, डॉट, फंक्शन का नाम है कैल, और कैल के बाद में, कैल के बाद में अब मैं वो दो इनपुट दूंगा जो मुझे यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे भेजने हैं, जिनका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ पे मैंने दो इनपुट दे दिए, पहला दे दिया 4, दूसरा दे दिया 5, तो उसको वो क्या करेगा, वो मुझे किसका क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करके देखते हैं कहीं को, प्रिंट करके आउटपुट पे देखते हैं, फिर समझते हैं कि क्या करेगा। देखो, ठीक है भाई, देखो यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ, क्या आ रहा है, y एंड y इक्वल्स टू, ठीक है। चलो, क्या आ रहा है, देखो भाई, क्या आ रहा है, यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, एकदम एकदम मन से, तन मन धन से पूरा एकदम जोर लगा दो, एकदम जी जान से देखो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी, देखो ऐसा कुछ नहीं देखना है। तुमने एक क्लास बनाई है एरिया नाम की, अब यहां से आओ, यहां से मैं तुमको ऊपर लेके चलूंगा। तुमने कैल्क नाम का जो तुम्हारे पास में मेथड था, इस कैल नाम के मेथड को तुमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया। ठीक है, तो तुमने क्या लिखा, OBJAR, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया तुमने एरिया नाम की क्लास का, तो तुमने लिखा ऑब्जेक्ट JAR डॉट कॉल। तुम्हारा ये जो मेथड है, इसमें तुमने एक वैल्यू दे दी 4, और दूसरी वैल्यू क्या दे दी, दूसरी वैल्यू क्या दे दी भाई तुमने, देखो भाई, हर्षित पाल बता दूंगा, चलो वो भी बता दूंगा, देखो। ठीक है जी, अब देखो, पहली वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे, एक को दे दी 4 और दूसरे को वैल्यू दे दी मैंने 5। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है मेरे कहाँ पे जाएगी, इस
कॉल स्कैल नाम के मेथड में मेरी वैल्यू जा रही होगी, यूजर से इनपुट कैसे लेंगे इसी में। अरे रुको तो यार, तुम सब इनपुट ले लोगे पहले मुझे। अरे बरसेस, बरसेस राजपूत, ये ब्रिजेश होगा यार तुम्हारा नाम। आई थिंक, अरे यहाँ पे देखो, अरे तुम लोग मुझे एक्सप्लेन कर लो, दो टीचर कौन है यहाँ पे? सब अपना अपना बता रहे हैं, सब लोग एकदम चुप चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले टीचर की बात सुनो। सीनियर कौन है? सीनियर की बात सुनी जाती है। देखो भाई, सब लोग चुप हो जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 और 5 ये दो वैल्यू आप पास कर रहे हो कहाँ पे? इस कैल्क नाम के मेथड में। अब ये कैल्क नाम का मेथड कहाँ बना है? यहाँ पे बना है, एरिया नाम की क्लास में कैल्क नाम का मेथड बना हुआ है। पहला आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही होगा, ठीक है, ये आपको पता है। जो ये दूसरी वैल्यू होगी, ये वैल्यू कहाँ जाएगी? ये जो दूसरी वैल्यू होगी इधर से, जो यहाँ पे 4 लिखा है ना, जो आप इनपुट दे रहे हो, ये किसके पास जा रहा होगा? ये जा रहा होगा इस x के पास में, ठीक है, ये आपको पता है। जो ये 5 है, ये किसके पास में जा रहा होगा? ये जा रहा होगा इस y के पास में। फिर से लिखता हूं, देखो, ये जो 5 है, ये जा रहा होगा इस y के पास में। अब देखो, ये लिखने का एक तरीका होता है मेथड में। अगर आपने x की और y की कोई वैल्यू एज एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, मतलब कि अगर आप यूजर से इनपुट लेके या अपने मन से कैसे भी, अगर आप यहाँ पे x और y की कोई वैल्यू देंगे, अगर आप x और y को कोई वैल्यू दोगे, तो x और y की वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी जो आप नीचे से दे रहे होगे। अगर आपने x को 4 दे दिया तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगर आपने y को 5 दे दिया तो y जाएगी। लेकिन अगर यूजर ने इनको वैल्यू नहीं दी, अगर यूजर ने इनको वैल्यू नहीं दी, तो क्या होगा? इनकी बाय डिफॉल्ट इस मेथड के लिए, इस फंक्शन के लिए तुमने एक वैल्यू डिसाइड कर दी है कि तुम्हारी डिफॉल्ट वैल्यू नन है। तुम्हारी डिफॉल्ट वैल्यू तो नन है, लेकिन अगर यूजर देगा तो तुमको मिलेगी, नहीं देगा तो नहीं मिलेगी भैया। तुम्हारे पास में डिफॉल्ट वैल्यू नन रहेगी। तो हुआ क्या कि जैसे ही यूजर ने x की वैल्यू, यहाँ पे जब यूजर ने इसको कॉल किया मेथड को, और 4 और 5 दो वैल्यू थी, तो 4 आ गया x में और y में आ गया 5। तो हुआ क्या, पहली इफ वाली कंडीशन चल गई। तुम सोचो, तुमने तो वैल्यू x की नन दी है, y को नन दिया है, दोनों को तुम नन नन दे रहे हो, और पहली कंडीशन क्या लिखी है? इफ x डज नॉट इक्वल्स टू नन। कंडीशन क्या लिख रहे हो कि अगर x नन नहीं है, क्या कंडीशन लिखी है कि अगर x नन नहीं है एंड y डज नॉट इक्वल टू नन, और y भी नन नहीं है, तो लेकिन तुमने तो ऊपर नन लिखा था ना, तो बेटा ये डिफॉल्ट वैल्यू है। कॉल में अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे तो नन। अरे तो सुनो तो पहले, तुम लोग पहले ये समझो, अगर कोई वैल्यू नहीं दोगे तो यहाँ पे नन नन ही रहेगी कोई वैल्यू। अभी सारे स्टेटमेंट लिख देंगे, इफ एल्स जितने भी इलिफ लिखने हो लिखते चले जाओ, अभी सारे इलिफ लिख देंगे, पहले मुझे बोलने दो। सब लोग चुप हो जाओ, देखो जिया, सब लोग चुप रहो, देखो बेटा। तो ये 4 गया, ये 4 आ गया x के पास में, 5 आ गया इस y के पास में। तो पहली ही कंडीशन चेक करी कि तुमने देखा कि x और y में कोई वैल्यू आई है कि नहीं आई है। तो तुमने क्या चेक कर लिया? तुमने ये चेक कर लिया कि x और y में वैल्यू आई है कि नहीं, तो पूछा कि x डज नॉट इक्वल्स टू नन और y डज नॉट इक्वल्स टू नन। मतलब कि अगर दोनों में वैल्यू है, दोनों में वैल्यू है, तभी तो दोनों नन नहीं है। और जब दोनों में वैल्यू है, इसका मतलब क्या है? यूजर तुम्हें दो इनपुट दे रहा है, और यूजर अगर तुम्हें दो इनपुट दे रहा है, तो वो किसका एरिया लेना चाह रहा है? रेक्टेंगल का, क्योंकि रेक्टेंगल के एरिया में दो इनपुट देने पड़ेंगे, लेंथ देनी पड़ेगी और उसकी विड्थ देनी पड़ेगी। ये क्लियर है? बोलो भाई, लेंथ भी देनी पड़ेगी। अभी ये क्या बोल रहे, क्या हो गया? बरसेस गुड लगे रहो, क्या लगे रहो भाई, क्या हो गया बरसीस साहब? नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट, कोई किसी को कमेंट वमेंट नहीं करेगा, ठीक है भाई? बस इस नो कमेंट, किसी के लिए किसके लिए कमेंट कर लो, कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है? देखो, देखो, आ, कोई डाउट है क्या किसी को? डाउट है तो अभी अभी डाउट रहो ना, इसके अलावा कोई चैट बॉक्स में कोई कमेंट वमेंट नहीं करेगा बेटा, ठीक है? अगर मैंने लिबर्टी दे रखी है कि आप लोग
टेक्स्ट कर सकते हैं, आपस में अगर दिख सकता है, इसका मिसयूज नहीं करना है। जब मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कोई भी आप लोग अभी इतना होशियार मत बनो कि आपको इतना आता है कि आपको आता होगा, ठीक है, लेकिन बहुत सी चीजें अभी आपको नहीं आती है, तो सामने वाला को बता रहा तो उसकी सुन लो यार, 10 मिनट की बात है, उसके बाद क्लास बंदी हो जानी है, क्या ही इसके बाकी तुम पढ़ ही रहे हो, अपना सब लोग मेहनत कर ही रहे हो, सीखना चाहते हो तभी यहाँ पे हो, लेकिन फिर डिस्टर्ब होगा और लोगों को मत करो, ऐसा ऐसा कुछ मत करो। यस एग्जैक्टली, एक्स इक्वल्स टू नन एक डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू है आदर्श, एकदम एकदम सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू नन एक डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट कर दी है, लेकिन वो वैल्यू जैसे ही यूजर कोई वैल्यू आपको देगा, जैसे ही यूजर ने यहाँ पे 4 दिया तो एक्स में 4 आ गया, जैसे ही यूजर ने यहाँ 5 दिया तो वाई में 5 आ गया, लेकिन अगर यूजर यहाँ पे कुछ नहीं देगा तो एक्स और वाई की वैल्यू ना नहीं रहेगी, एक्स और वाई की वैल्यू ना नहीं रहेगी, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू ना नहीं रहेगी। तो देखो, तो तुमने पहली कंडीशन यही, ओके थैंक यू आदर्श भाई, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तुमने पहली ही कंडीशन ये चेक कर ली कि अगर x डज नॉट इक्वल्स टू नन, तो x नन कब नहीं होगा, जब यूजर ने कोई वैल्यू दी होगी, और एंड लगाया है तुमने, मतलब और y भी नन नहीं होना चाहिए, तो मतलब y को भी वैल्यू मिली है, तो अगर x भी नन नहीं है, y भी नन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि यूजर जो है किसका एरिया निकालना चाह रहा है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाह रहा है, तभी तो 2 इनपुट दे रहा है तुमको, एक्स में भी वैल्यू दे दी, वाई में भी वैल्यू दे दी, दोनों क्लियर हो गया। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, एलिफ लगा हुआ है, एलिफ में क्या लिखा गया है, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू नन एंड वाई इक्वल्स टू नन, मतलब कि उसने क्या किया सेकंड कंडीशन में, एक्स की तो वैल्यू दी, मतलब केवल उसने 4 दिया और y में तुमने 5 दिया ही नहीं। अब इस वाले को रन करा के दिखाते हैं, ध्यान से सुनना। अभी मैं केवल एक वैल्यू दूंगा तो देखना वो स्क्वायर का एरिया देगा, अभी वो स्क्वायर का एरिया दूंगा। अब जब मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा तब देखना वो क्या करता है। सब सारी कंडीशन आपको लिखनी है, आप लोग कोड और कंडीशन ही तो लिखनी है आपको। देखो, तो आप क्या करोगे, जब एक इनपुट देगा यूजर, केवल यूजर ने एक इनपुट दिया, एक्स को दिया 4, अब मान लो उसने 5 इंटर ही नहीं किया, तो इसका मतलब अगर यूजर एरिया वाली क्लास में केवल एक इनपुट दे रहा है तो किसका एरिया चाह रहा होगा, स्क्वायर का एरिया चाह रहा होगा, तभी तो एक ही इनपुट दिया है, तभी तो एक ही साइड उसने तुमको दी है। तो अगर x डज नॉट इक्वल्स टू नन है, मतलब x में तो वैल्यू है लेकिन y में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब स्क्वायर का एरिया चाह रहा है। तो स्क्वायर के एरिया के केस में तुमने क्या लगाया, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज क्या लिख दिया, x इंटू एक्स, तो जो एक इनपुट आ रहा है वही उसी को चेक कर लो। बाकी जब दोनों की, अच्छा किसी ने पूछा था कि अगर उसने एक एक्स पे वैल्यू दी वाई पे वैल्यू नहीं दी तो यहाँ पे क्या वैल्यू पास करोगे, तो अगर तुमने वैल्यू यहाँ पे, देखो मैं सारे, अभी अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है, अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ, फिर मैं सारे डाउट क्लियर करता हूँ। देखो एक एक करके सारे डाउट क्लियर करता हूँ पहले। ट्राई रन कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे भाई। चलो इतना हो गया। अब देखो कैसे ले भाई यूजर, यूजर से इनपुट ले लो भाई। अरे 4 और 5 यूजर से इनपुट लेने में क्या ही दिक्कत है बेटा। देखो यहाँ पे आओ, अगर यूजर से इनपुट लेना है यहाँ पे लिख दो कि, यहाँ पे लिख दो कि इवैल पे डाल दो, इवैल से या तो तुम इनपुट ले लो और या फिर इससे ले लो कि यूजर से पूछ लो कि इन एक कोई वेरिएबल बना लो, एक्स बना लो, ए बना लो, एक्स इक्वल टू इंट, इंट में डाल दो इनपुट, लिख दो इनपुट फर्स्ट, फर्स्ट साइड, फिर उसके बाद में सेकंड साइड लिख दो ऐसे ही। अगर अगर उसमें मैसेज ये भी दे दो कि अगर इफ यू डोंट वांट टू एंटर सेकंड साइड देन जस्ट हिट द एंटर बटन, तो अगर उसको कोई दूसरा इनपुट नहीं देना होगा तो एंटर कर देगा, तो इसका मतलब एक ही इनपुट आया, एक ही इनपुट आया तो अपने हिसाब से उस इनपुट को यहाँ पे लिख दो बस, ठीक है। अब देखो, देखो अब सारे एक एक करके सारे कंडीशंस को मैं लिखता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे केवल एक इनपुट पास करता हूँ, कैलक में मैं क्या करता हूँ कि केवल एक, दो इनपुट में नहीं कर रहा हूँ, एक्स में केवल मैं वैल्यू देना चाह रहा हूँ, लेट हिम एक्सप्लेन फर्स्ट गाइस देन आस्क क्वेश्चन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली आदर्श, पहले लेट मी एक्सप्लेन। देखो
सबसे पहले क्या लिखा है कि अगर आपने कैल्क में केवल एक इनपुट दिया 4 दिया तो मतलब वो किसके पास में गया, x के पास में। तो अगर x के पास में वो वैल्यू चली गई तो x की वैल्यू नन नहीं रह गई। अब जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट करी थी वो वैल्यू ओवरराइड हो गई, उसकी x की वैल्यू चेंज हो गई है। तो अब कौन सी कंडीशन वेरीफाई होगी, ये वाली कंडीशन होगी कि x की वैल्यू अब नन नहीं है लेकिन y की वैल्यू तो नन है। y की वैल्यू इसलिए नन है क्योंकि तुमने एक ही इनपुट दिया है। और बाय डिफॉल्ट इनपुट कैसे ट्रेवर्स करेगा, बाय डिफॉल्ट इनपुट कैसे ट्रेवर्स करेगा, पहला जो एक्चुअल आर्गुमेंट है तो यहां से जाने पे अपने पहले फॉर्मल आर्गुमेंट के पास में जाएगा। सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही, तो वो किसके पास जाएगा, यहां से एक जो भी इनपुट आएगा वो एक्स के पास ही जाएगा। ठीक है, ये इनबिल्ट मेथोडोलॉजी है पाइथन में, ऊप्स में। तो देखो अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो क्या आ रहा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 16। तो ये क्या आपको बता रहा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 16 आपको बता रहा है कि ये जो 4 गया है ये इस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि y में नन वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू नन नहीं है, y नन है क्योंकि एक ही इनपुट आया है। तो नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और नीचे वाली कंडीशन क्या लिखा था, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज x इंटू एक्स। अब किसी बच्चे ने ये पूछा था कि अगर हम x में वैल्यू नहीं देना चाह रहे हैं, हम y में ही वैल्यू दे दें, तो भैया तुम y में वैल्यू कैसे दोगे हमें बताओ। अगर तुम एक इनपुट अगर यहां से दोगे तो वो तो बाय डिफॉल्ट x में जाएगा, या तो तुम कीवर्डेड आर्ग्यूमेंट दो, यहां से डिफाइन करके भेजो कि वो y पे ही रिसीव हो। तो उसकी कंडीशन लिख लो कि अगर एलिफ में ये लिख दो, एलिफ में लिख दो, उसमें क्या है, एलिफ में लिख दो कि x इक्वल्स टू नल, ठीक है, एंड y डज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो या तो तुम ये लिख दो, ये चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। अगर तुम y में वैल्यू दे रहे हो x में नहीं देना चाहे तो। लेकिन अगर आप एक इनपुट देंगे बेटा तो ये बाय डिफॉल्ट x के पास ही जाएगा, y के पास में नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से जो पहला इनपुट होगा ना एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, मतलब नीचे वाला जो आर्ग्यूमेंट जो तुम आप यहाँ से रियल वर्ल्ड में आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कॉलिंग के टाइम में फंक्शन को, वो ऊपर क्लास के पास में जो मेथड है वहां पे जो पहला फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है इसी के पास आएगा। तो अगर एक इनपुट आएगा तो x के पास, दो आएंगे तो x और y के पास ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तीसरा केस नॉर्मली ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप कीवर्डेड आर्ग्यूमेंट दे दें तब बात अलग है कि यहाँ से मैं कीवर्ड बना के ही भेजूं कि मुझे y के पास ही वैल्यू देनी है, तो फिर यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि y इक्वल्स टू 4, और इस y को मुझे कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। वो इस तरीके से वैल्यू जाती है, ठीक है, कि मुझे y को ही देना है, उसकी कोई नीड नहीं है। अगर यूजर एक वैल्यू देगा तो फिर वो ऐसे जाएगी, फिर तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना कि कैसे यूजर से तुम y इक्वल टू 4 रखोगे। तो ये पता चल गया कि अगर आप एक वैल्यू देंगे तो x में, दो वैल्यू दी तो y में, और आप प्री डिफाइंड तुम क्या करोगे कि x को नन कर दोगे, y को नन कर दोगे। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, अगर तुमने एक इनपुट दिया तो स्क्वायर का एरिया, दो इनपुट दिए तो रेक्टेंगल का एरिया, अगर हो सकता है कि तुमने तीन इनपुट दे दिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो तुम इसमें क्यूबॉइड का भी ऐड कर सकते हो। ऊपर क्या करो, क्यूबॉइड का भी ऐड कर दो। कैसे ऐड कर दो, यहाँ पे y और उसके साथ में एक और ले लो, z ले लो, z इक्वल टू नन ले लो। तो क्या होगा, तुम उसका क्यूबॉइड का एक निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। तीसरा किसी ने बोला था कि अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही है, ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही तो क्या करो, अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही तो फिर क्या है, एल से मैं लगा दूं इनवैलिड इनपुट। भाई अगर कोई भी नहीं आ रहा है एल्स में लिख दो, प्रिंट कर दो इनवैलिड इनपुट, है कि नहीं, इनवैलिड इनपुट लिख दो तो चल जाएगा। भाई अगर x की वैल्यू भी नहीं आई और y की भी वैल्यू नहीं आई तो आपका इनवैलिड इनपुट है, मतलब आपका एरिया कैलकुलेट ही नहीं होगा। बस बेसिक सा है। अब मुझे बताओ कि इसमें किसको क्या डाउट्स हैं, अब बोलो। सर बट अपने ऐसे क्यों कि पाइथन डज नॉट सपोर्ट मेथड रूल, ये इसका एक अगर आप इसकी वो पढ़ेंगे ना फंक्शनैलिटी जाके पाइथन की, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे आपको नन नन लिख के करना पड़ रहा है ऐसे, ये केवल पाइथन में हम तो कम करते हैं। अगर आप आपको नन नन लिख के यहाँ पे नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को नन देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, फिर नीचे से वैल्यू देंगे, फिर ये इफ और एल्स की कंडीशन नहीं लगा रहे हो इतना, इफ एलिफ एल्स। क्या क्लास में अभी तक कहीं यहाँ पे इफ और एल्स लगाया क्या इतने जगह, कहीं नहीं आया होगा इफ एल्स के बाद में, लेकिन तुम यहाँ पे इसको बना रहे हो मेथड ओवरलोडिंग की तरह।
बार बार इफ को इल्स को हर एक वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, फिर उसको नीचे जा जाके चेक कर रहे हो। तो ये मेथड ओवरलोडिंग ये होता है कि आप यहाँ पे अगर एक इनपुट दे तो भी आपका मेथड एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर ले, दो इनपुट दे तो भी मेथड एक्सेप्ट कर ले। तो मेथड को ओवरलोड कर दिया तुमने इनपुट के मामले में, आर्ग्यूमेंट के मामले में, पैरामीटर्स के मामले में, तो ये होती है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, उसमें एक बच्चे ने लिखा नहीं था कि डिफरेंट सिग्नेचर्स होते हैं मेथड के, तो वही चीज है कि उसमें मेथड एक क्या लिखा है, सर नन नहीं लिखे तो, नन नहीं लिखोगे तो फिर एरर आएगी, नन नहीं लिखोगे तो एरर आएगी। ठीक है, आपको नन एक प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड है पाइथन में, तो अगर आप नन नहीं लिखेंगे तो इट विल शो सम एरर। ठीक है, पता कैसे चल रहा है कि स्क्वायर आएगा या रेक्टेंगल? पता यहाँ से चल रहा है, अगर आपने एक इनपुट दिया है तो यूजर को पता है कि अगर मुझे दो इनपुट देने हैं तो अगर दो इनपुट दूंगा तो रेक्टेंगल चाहिए होगा, अगर रेक्टेंगल का एरिया चाहिए तो मुझे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों देनी पड़ेगी, अगर मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए तो मैं एक इनपुट दूंगा। तो देखो, अगर मैं एक इनपुट दूंगा तो मुझे एरिया स्क्वायर चाहिए था इसलिए मैंने एक दिया, अगर मुझे दो चाहिए होते तो मैं दो इनपुट देता। दोनों के केसेस में बता रहा है। इसका मतलब ये है वाई इक्वल्स टू नन। ये तो बहुत अच्छे से समझ आया है, बस इजी है, इसमें कुछ है नहीं। सर ये ऊप्स काम कहाँ आता है? अरे कहीं ना कहीं तो आ ही जाता होगा यार अनुज, कहीं ना कहीं तो आता ही होगा। अरे प्रोजेक्ट में आता है यार, प्रोजेक्ट्स में आता है भाई, हर प्रोजेक्ट में जेंगो करोगे तो उसमें मॉडल्स बनाओगे, डेटा सेट बनाओगे, सब जगह क्लास यूज होता है। ठीक है, क्लास ही चलता है। ठीक है, मीन्स बाय यूजिंग नन एंड इफ विल्स ओनली वी कैन ओवरलोड मेथड इन पाइथन। यस बिल्कुल सही बात है, क्लियर हो गया। बर्शीस साहब क्या कह रहे हैं? बर्शीस ने कुछ पूछा था, क्या पूछे थे भाई तुम बर्शीस? ठीक है, देववास ने समझ आ गया। और अगर हमें दोनों चाहिए रेक्टेंगल और स्क्वायर के, एक ही कैलकुलेटर में एक बार में एक ही ऑपरेशन करोगे, दोनों का बना लो, एक दूसरा मेथड बना लो यार, नीचे लिख लो, दो मेथड लिख दो। ये लो भाई, दोनों चाहिए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लो OBJAR डॉट, इसी मेथड को फिर से कॉल कर लो। अब दो इनपुट दे दो, पांच और छह दे दो। ये लो, पहली बार में स्क्वायर का एरिया दे देगा, दूसरी बार में रेक्टेंगल का एरिया दे देगा। देखो, तुम्हें दोनों चाहिए स्क्वायर वो, तो देखो OBJ ऑब्जेक्ट इसका पहली बार में क्या किया, इस मेथड को कॉल किया एक इनपुट देके, दूसरी बार में दो इनपुट देके दे दिया। देखो आउटपुट क्या आ रहा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 16, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो गया, 30 हो गया। देख रहे हो? तो आपने दोनों इनपुट, आपको स्क्वायर का चाहिए रेक्टेंगल का चाहिए, दोनों देखो एकदम झमाझम चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इस पे। देखो, दोनों एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो। और बोलो सर GUI एप्लीकेशन के लिए और कोई भी मॉड्यूल होती है क्या? बहुत सी है, टर्टल है, टिकिंटर है, बेसिकली यही दो ही मुझे मैंने पढ़ी हुई है, होती होंगी यार बहुत सी। ठीक है, हम भाई दोनों में यूज होता है। हम भाई, हाँ भाई क्या कह रहे हो देव साहब? ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है। 9651 हो गया है, अब आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे, क्योंकि जो भी होगा सर का भी फोन आने वाला होगा, नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक दो कितने भी आर्ग्यूमेंट दे पा रहे हैं तो वो ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली। सर प्लीज सेंड नोट पैड नोट्स। ओके भाई। आदर्श सर एक क्वेश्चन है जी, आदर्श साहब बताएं, व्हाट्स योर क्वेश्चन? बोलो, आज आज पूछ ही लो, तो ये मत पूछना कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं। नहीं, मोदी तो बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, ये मत पूछना। ये क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं पता मुझे। ठीक है सर, कब तक नोट्स अपलोड नहीं बनेंगे? लोग कई कई बनाएंगे, नहीं बन पाएंगे भाई, हो गया। सर नोट पैड शेयर कर देना, कर देंगे भाई, नोट पैड शेयर कर देंगे, श्योर कर देंगे भाई। यार अपलोड जो करने का काम है ना, मतलब मैं यहाँ से तो सेंड करता हूँ नोट, और ये अपलोड जो है वो सागर सर करते हो, तुम लोग उनके उनसे बोला करो कि भाई तुम क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, बोलो बेटा। क्या पूछो बेटा, मुझे पूछो जाके। आदर्श भाई क्या एक्सप्लेन करना है? तुमने क्या भेजा था, कुछ तो तुमने भेजा था। चलो, आदर्श ने बहुत अच्छा चीज भेज दी है, मजेदार।
इसको तो मैं पढ़ाने वाला था, तुमने तो भेज ही दिया, तो इसको मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ। तो तुम्हें तो 5 मिनट में कंट्रोल C कर देता हूँ। देखो आदर्श साहब ने बहुत ही अच्छी चीज भेजी है आप लोगों के लिए, नाम ही है आदर्श, तो आदर्श वाली चीजें तो आदर्श भेजेंगे ही भेजेंगे। देखो भाई क्या भेजा है आदर्श जी ने, सिर्फ कंट्रोल के साथ इसको करते हैं। ठीक है, तुमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक पेट नाम की क्लास बनाई है, यहाँ पे एक डॉग नाम की क्लास बनाई है। डॉग नाम की जो क्लास है इसमें एक एनिमल क्लास है और एक पेट नाम की क्लास है। एनिमल नाम की क्लास कहाँ है इसमें बेटा? ऊपर तो तुमने एनिमल नाम की क्लास बनाई नहीं है कहीं। ठीक है, तो ये दो क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है, एनिमल को, पेट को, लेकिन ऊपर तुम्हारे में एनिमल नहीं बनी है, पेट बना दिया। फिर तुमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है, सेल्फ है, स्पेसीज है, नेम है, ब्रीड है। यहाँ पे सेल्फ है और नेम है, ठीक है। स्पेसीज ब्रीड यहाँ पे इनपुट दे रहे हो, बाकी नहीं दे रहे हो। यहाँ पे तुमने क्या किया है, एक तुमने क्रिएट किया है, एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है, फिर इन इंस्टेंस वेरिएबल को दूसरी क्लास में तुम ले रहे हो, ठीक है। तो तुमने क्या किया कि ये एनिमल क्लास के कंस्ट्रक्टर को तुमने यहाँ पे एनिमल क्लास तुमने बनाई नहीं है बेटा छोटू। एनिमल क्लास बना देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, देखो एनिमल क्लास तुम्हारी ऐसे बनेगी। देखो तुम्हारी एनिमल क्लास बनेगी ना, वो ये बनेगी, क्लास एनिमल, ठीक है। यहाँ पे लगाओगे तुम कोलन, तुम नीचे आओगे तो तुम ये चीज एग्जैक्टली ऐसे सेम लिखो, कंट्रोल C, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल V लिखो, ठीक है। यहाँ पे तुम लिखोगे नेम, तुमने लिख दिया, यहाँ पे लिखो स्पीसीज, SPECIES। कुछ लोग इतने मैसेज आ गए क्या, बहुत से मैसेजेस आ गए हैं। हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो भाई। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया स्पीसीज, ठीक है, शिफ्ट के साथ में SPECIES, यहाँ पे तुमने लिख दिया स्पीसीज। तो इतने समझना क्या है, ये तो सब लिखे तो है यार इसको, इसलिए यस ठीक है। देखो एनिमल एक पेरेंट क्लास है, पेट एक पेरेंट क्लास है, डॉग जो है इनकी एक चाइल्ड क्लास है। लेट्स कनेक्ट एवरीवन डब्ल्यू लिंक्डइन जी अग्रवाल सर, इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर देना। मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आज ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता हूँ। इसको कल करते हैं भाई, अब अटेंडेंस 4 मिनट बचे हैं, फिर सर बंद करा देंगे क्लास, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कल एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। तुम क्या कर रहे हो कि एक एक करके पेरेंट क्लास को तुम यहाँ पे तुम क्या करोगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास को तुम वैल्यू दोगे और फिर नीचे एक्सेस करोगे। देखो ये तुम्हारा स्पेसिस चला गया, ये नेम चला गया और ये तुम्हारा ब्रीड आ गया, और बेसिक वैल्यू केवल तुम इनपुट इनपुट दे रहे हो, ठीक है। कल बताते हैं बेटा तुमको, ठीक है। ठीक है, ये जो एक डाउट नहीं था बच्चों का कि कैसे पेरेंट क्लास में, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को कैसे चाइल्ड क्लास में लाएंगे, ये उसी का एग्जांपल है। 3 लाइन करेक्ट कर दो सर जी, नेम भी स्पेसीज होंगी, अटेंडेंस नेम में भी स्पेसीज होंगी, नेम में भी स्पेसीज होंगी। तुम मुझे कल पूरा कोड लिख के भेजना जो भी सही हो, ठीक है। अभी तो तुमने यही भेजा है, कंट्रोल नेम में भी स्पीसीज होगी, नहीं गलत बता रहे हो। ये पेट क्लास जो है ना, ये जो पेट क्लास है, पेट क्लास एनिमल क्लास को कहाँ इनहेरिट कर रही है, पेट क्लास जो है एनिमल क्लास को कहाँ इनहेरिट कर रही है, और जब इनहेरिट नहीं कर रही है तो इसके इसके मेथड को, इसके वेरिएबल्स को कैसे तुम ले आओगे। ये या तो एनिमल को भी इसका, एनिमल को इसका भी पेरेंट बनाओ, ठीक है, और एनिमल को दोनों का पेरेंट बना दोगे। यहाँ पे नहीं होगा, नेम में ये नहीं होगा, आप फिर से देख के भेजो, ठीक है। ठीक है, सुपर से ही होगा, सुपर सुपर से भी ऊपर होगा। चलो मैं बोलता हूँ सागर सुपर, रुको 1 मिनट कि भाई अटेंडेंस भेजो। देखो अटेंडेंस का फॉर्म आ गया है, आप लोग फिल कर दें, अटेंडेंस का फॉर्म फिल कर दो भाई।
नहीं जरीन, इस कोर्स में नमपाई और पांडास इंक्लूडेड नहीं है बेटा। नमपाई और पांडास इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। कल कल क्लास होगी और क्या होगा, व्हाट अबाउट टुमारो क्लास, इसमें क्या है, कल क्लास होगी भाई, सब लोग अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दो, फटाफट फिल कर दो। राधे राधे भाई तनिष।